नमस्कार। आज हम बीए पार्ट 2 राजनीति विज्ञान के पहले प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र का भी मूल विषय है, तो उसकी हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में बीए सेकेंड ईयर में 2 प्रश्न पत्र हैं। आपके पहले प्रश्न पत्र का नाम है प्रमुख राज व्यवस्थाएं और दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय राज व्यवस्था। कुछ साल पहले तक आपके इन्हीं प्रश्न पत्रों के नाम हुआ करते थे विश्व के प्रमुख संविधान और भारत का संविधान। तो अब संविधान शब्द हट गया है और व्यवस्था शब्द उसमें जुड़ गया है, लेकिन मूलतः इन दोनों ही प्रश्न पत्रों में हम संविधानों का अध्ययन करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न पत्र है, उस पहले प्रश्न पत्र में हम विश्व के 5 प्रमुख संविधानों का अध्ययन करेंगे। आपकी पहली इकाई में ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं और उसके मुख्य राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। दूसरी इकाई में अमेरिका के संविधान का निर्माण, उसका इतिहास, उसकी विशेषताएं और उसकी राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करनी है। आपकी तीसरी इकाई में स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करना है। चौथी इकाई में चीन के संविधान का अध्ययन है और 5वीं इकाई में फ्रांस के संविधान का अध्ययन करना है। इसी तरह से आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें हमें भारत के संविधान का अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है सेकंड पेपर में। और आपकी 5 ही जो इकाइयां हैं वो भारतीय राज व्यवस्था या भारत के संविधान के बारे में विस्तार से उनमें हमें अध्ययन करना है। तो इस प्रकार बीए द्वितीय वर्ष में आपको कुल 6 देशों के संविधानों का अध्ययन करना है। बीए पार्ट 1 में आपने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा, आपने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, आपने ये भी पढ़ा कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान में के बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा आपने की थी, आपने पढ़ा उनके बारे में। आपने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उन सब के बारे में संक्षेप में जाना था। अब उन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का विभिन्न देशों में व्यावहारिक प्रयोग किस प्रकार हो रहा है, यह आप बीए द्वितीय वर्ष में प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न पत्र 5 संविधानों के बारे में है, 5 देशों के संविधानों के बारे में है। अब इन्हीं 5 देशों का चयन क्यों किया, पहले तो हम आज की चर्चा में यह जानेंगे, और दूसरा आज की चर्चा का जो मूल विषय रहेगा, आज के मेरे लेक्चर की जो मूल थीम रहेगी, वो है आखिर संविधान होता क्या है। तो पहली बात यह है कि पहले प्रश्न पत्र में दुनिया में 200 देश हैं। 200 देशों में से क्यों केवल इन 5 संविधानों को हम पढ़ रहे हैं और अन्य को छोड़ रहे हैं। तो बच्चों, इसका मूल कारण ये है कि इन 200 देशों में से जिन देशों के संविधान मौलिक हैं, किसी न किसी मामले में जो खास हैं, जो कुछ विशेष विशेषताओं को लिए हुए हैं, जिनके बारे में पढ़ने से हमें अन्य सभी संविधानों के बारे में स्वतः ज्ञान हो जाएगा, इसलिए संविधान की संकल्पना जानने के लिए जितनी प्रकार के संविधान हो सकते हैं, लगभग उन सभी प्रकार के संविधानों का प्रतिनिधित्व ये 5 देशों के संविधान करते हैं। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि दुनिया में
इस समय संसदात्मक शासन वाले बहुत सारे देश हैं। अधिकांश देशों में इस समय लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र में भी संसदात्मक शासन चल रहा है। तो संसदात्मक शासन का प्रतिनिधित्व करने वाला, जो संसदात्मक शासन का मातृ संविधान भी है या संसदीय व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, ब्रिटेन का संविधान। तो संसदीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रिटेन का संविधान, अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला अमेरिका का संविधान, जो कि अध्यक्षात्मक प्रणाली का जन्मदाता भी है। तीसरा प्रमुख स्विट्जरलैंड का संविधान है, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। आज की दुनिया में सामान्यतः सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली चल रही है, लेकिन प्राचीन काल में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करते थे, उनका एक नमूने के रूप में स्विट्जरलैंड के संविधान में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बहुत सारी पद्धतियां चल रही हैं। तो एक राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में पढ़कर के हम यह सीखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय प्रणाली व्यवहार में काम कैसे करती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रतिनिधि सिद्धांत के रूप में स्विट्जरलैंड के सिद्धांत के बारे में जानना जरूरी है। अगला संविधान है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान अस्थिर सरकारों के लंबे प्रयोग के बाद एक प्रयोगात्मक रूप से प्रारंभ किया गया संविधान है, और यह एक अस्थिर सरकारों के लंबे दौर से निकालने वाला, फ्रांस को उबारने वाला, एक स्थिरता देने वाला संविधान है। अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो गरीब देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जिन देशों में लोकतंत्र की परंपरा अभी नई नई है, उन देशों में यदि बार बार परिवर्तन होता है, बार बार सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, उन देशों को फ्रांस से सबक लेकर के फ्रांस के संविधान के जैसा ही कोई संविधान यदि वो बनाते हैं तो एक स्थिरता उनके देशों में आ सकती है। तो एक लंबी अस्थिरता के बाद किस प्रकार से केवल एक संविधान के माध्यम से देश में स्थिर सरकार को लाया जा सकता है, यह समझाने वाला फ्रांस का संविधान है। और अंतिम जो संविधान प्रतिनिधित्व करता है वो है साम्यवाद का, और यह है चीन का संविधान। दुनिया में 20वीं शताब्दी में साम्यवादी शासन व्यवस्था का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बीए थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन साम्यवाद क्या है ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उस साम्यवाद को व्यवहार में चीन में लागू किया गया, रूस में भी लागू किया गया, लेकिन अब तो सोवियत रूस समाप्त हो गया है। 1989 में वो पूरी तरह से वहां से साम्यवाद समाप्त हो गया है। तो साम्यवाद का प्रमुख प्रतिनिधि देश जो है अभी चीन है। तो चीन में साम्यवादी व्यवस्था किस प्रकार काम कर रही है, यह भी राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी को जानना चाहिए। तो दुनिया में कुल 5 प्रकार के वर्किंग मॉडल चल रहे हैं संविधानों के मूल रूप में। वैसे बहुत सारे संविधान हैं वो जो कुल मिलाकर के इन्हीं संविधानों को मिला करके उनमें कुछ विशेषताओं को घटा करके कुछ विशेषताओं को जोड़ करके बनाए गए संविधान हैं। लेकिन मूल रूप में यदि इन 5 प्रकार के संविधानों को आप समझ लेंगे तो आप दुनिया के सभी संविधानों को समझने की स्थिति में आ जाएंगे। और छठा संविधान आपके अपने देश का संविधान है, जिसके बारे में पढ़ करके आप ये जानेंगे कि भारत की राजनीति आखिर काम कैसे करती है। तो इस तरह से बीए द्वितीय वर्ष में आप अभी आ गए हैं, आपको प्रमोट कर दिया गया है। तो अब आपको इन 6 देशों के संविधानों के बारे में पढ़ना है। अब मैं पिछले कुछ मिनट से लगातार संविधान 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 यह शब्द का बार बार मैं उच्चारण कर रही हूँ। हमें यह जानना है कि आखिर संविधान होता क्या है, क्योंकि जब तक आप इस संविधान शब्दावली को, इस शब्द को नहीं समझ लेंगे, तब तक उन संविधानों में क्या है और उनके लिए
क्या किसी भी देश के संविधान की जरूरत क्यों है, यह भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो मैं बहुत सरल शब्दों में आपको अब संविधान की संकल्पना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करती हूँ। संविधान को यदि सरलतम शब्द में समझा जाए तो यह है मूलभूत नियमों का समूह। अब नियमों की आवश्यकता क्यों होती है? पहली बात तो यह है कि जब कोई भी व्यक्ति समूह में रहना प्रारंभ कर देता है तो समूह भली प्रकार से चलता रहे, इसके लिए जाने अनजाने में कुछ नियम स्वतः बन जाते हैं। हमें उस बात का पता भी नहीं चलता कि हम कैसे नियम के अधीन रहना शुरू कर दिया, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी हम उन नियमों का आदतन पालन करने लगते हैं, हम उन नियमों के अधीन जीने लगते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति उस नियम को तोड़ता है तो हमें हमारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। ये अनुभव हम परिवार में भी करते हैं। तो परिवार के उदाहरण से हम देखते हैं कि आखिर नियम की आवश्यकता क्यों है। एक परिवार में 5-6 व्यक्तियों का समूह होता है, माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, और यदि संयुक्त परिवार है तो कुछ और संबंधी भी उस परिवार में रहते हैं। अब उस परिवार की व्यवस्था को चलाने के लिए, जैसा मैंने बताया कि स्वतः विकसित होते हैं कुछ नियम, कुछ उस परिवार की परंपराएं स्वतः विकसित होती हैं। तो यदि यह एक संयुक्त परिवार न भी है, एक एकल परिवार है, तो भी प्रत्येक परिवार की अपनी कुछ नियम जो कि अलिखित ही होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। जैसे ये तय है कि प्रत्येक परिवार में किसी एक परिवार में सुबह का नाश्ता 8 बजे कर लिया जाएगा, या किसी दूसरे परिवार में सुबह का नाश्ता 10 बजे होगा। किसी एक परिवार में शाम का खाना इतने बजे खाया जाएगा, दोपहर का भोजन इतने बजे होगा। परिवार में सब लोग उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे, सब लोग साथ बैठ करके खाना खाएंगे, या सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग बैठ करके खाना खा लेंगे। या परिवार में यदि घर खर्च को चलाना है तो उसकी जिम्मेदारी किसी बड़े व्यक्ति को की होगी। यदि पिताजी हैं तो घर के जो छोटे बच्चे हैं वो उनकी एक गैप है पिता के साथ में, या जो पुरुष हैं उनसे किसी परिवार में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, किसी परिवार में एक बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ खुलापन होता है। तो ये बहुत सारी ऐसे अलिखित नियम हैं। बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही वो अन्य लोगों को उस प्रकार से व्यवहार करते हुए देखता है, और वो खुद भी उस प्रकार के पारिवारिक परंपरा में प्रशिक्षित होता चला जाता है, और उसको पता भी नहीं चलता और वो उस नियमों को जान करके उनका अनुसरण करने लग जाता है। अब यदि और इस परिवार में बहुत आराम से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, इसी परिवार में अब यदि बाहर से यदि बेटे की शादी होती है और यदि नववधू किसी दूसरे परिवार से इस परिवार में यदि आती है तो उसको इस परिवार के नियमों को समझने में थोड़ा समय लगता है। परिवार वाले भी अपेक्षा करते हैं कि यह वधू नहीं है, इसको परिवार को समझने में समय लगेगा। परिवार को समझने का अर्थ क्या है? परिवार के नियमों को समझने में समय लगेगा। हो सकता है कि वो जिस परिवार से आई है वहाँ की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल उल्टी हैं इस नए परिवार से। वहाँ पे सब लोग बड़े हंसकर मिलकर और बहुत ही अनौपचारिक रूप से रहते हैं। यहाँ के माहौल जो है वो थोड़ा सा अलग तरह का हो सकता है। तो चाहे अब यहाँ हम देखें कि चाहे पड़ोसी एक दूसरे से सटकर के जो घर हैं, पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें से भी प्रत्येक के परिवार की परंपरा या नियम कानून कायदे अलग अलग तरह के होते हैं। इसीलिए एक बच्चा अपने घर में तो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है, बहुत ही आराम से महसूस करता है, लेकिन किसी दूसरे परिवार में उसको लगता है कि नहीं, उनके घर में तो ऐसा होता है और ये ऐसा मुझे ठीक नहीं लगता। तो
इसलिए किसी भी परिवार को, जो कि केवल 4-5 लोगों का ही समूह है, उसको भी चलाने के लिए जब कुछ निश्चित नियम, कुछ निश्चित परंपराएं और कुछ निश्चित आदेशों को पालना जरूरी होता है, तो यदि करोड़ों का और लाखों लोगों के समूह वाला जो देश है, उसको चलाने के लिए तो और अधिक नियमों की जरूरत पड़ेगी, और कड़े आदेशों को जरूरत पड़ेगी, और उनको भली प्रकार से सब लोग माने, उन आदेशों को, उन नियमों को माने, उसके लिए बहुत सारी नई व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। तो जो संविधान है वो उन्हीं व्यवस्थाओं को, जैसे हमने अभी समझा ना कि एक परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है, वो परिवार के मुखिया जो आदेश देता है, उन आदेशों को परिवार के बच्चे, परिवार की महिलाएं, सब लोग स्वीकार करते हैं। तो यही बात राज्य में लागू होती है। राज्य में वो जो मुखिया की भूमिका में है, वो है सरकार। अब सरकार जो आदेश देती है, उन्हें उन सबको पालन करना होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो नियम, कानून, कायदे जो परिवार में चल रहे हैं, ये लिखे हुए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको पता है, लंबे समय से उनका बार बार उपयोग होने से, बार बार प्रयोग होने से वो सबके आदत में सम्मिलित हो गए हैं। और जब आदत में कोई बात सम्मिलित हो जाती है तो उसे फिर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए हम परिवार से बाहर निकल करके घर का बच्चा किसी हॉस्टल में जाता है। हॉस्टल में कुछ नए नियम जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब हॉस्टल में परिवार में वो 5 लोगों के बीच में रहता था, हॉस्टल में 100 विद्यार्थी एक साथ रहते हैं। अब 100 लोगों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए हॉस्टल के वार्डन को कुछ अन्य आदेशों की जरूरत पड़ती है। जैसे उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई मेस 12 बजे खुलेगा और 2 बजे बंद हो जाएगा, तो 12 से 2 के बीच में ही भोजन मिलेगा, इससे पहले या उसके बाद में नहीं मिलेगा। सुबह 7 बजे चाय की घंटी हो जाएगी, आपको 7 बजे से 7:30 बजे तक चाय या दूध मिल सकेगा। आपको हॉस्टल के गेट में रात को 9 बजे के बाद में नहीं घुसने दिया जाएगा, 9 बजे आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। ये सारे नियम जो कि नए नए बच्चों को याद नहीं रहते, तो क्या क्या करता है वार्डन, क्या करता है, उसको हॉस्टल के मुख्य द्वार पर एक नियमावली अंकित कर देता है, एक बोर्ड बना करके उनमें वो नियम लिख देता है। आने जाने वाला जो बच्चा है, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो विजिटर हैं, वो ये देख लेते हैं कि अच्छा इस हॉस्टल में ये इतने प्रकार के नियमों का पालन होना जरूरी है। अब वो बार बार लिखे हुए जो नियम हैं, उनको आते जाते बच्चा पढ़ता भी है, और कुछ समय बाद वो उसकी आदत में आ जाते हैं, तो उनको वो अपना लेता है। तो ये जो लिखने की बात आई, अब ये कहाँ लिखे हुए हैं ये नियम? ये केवल एक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी ही है, बस 10-12 नियम हैं जिनको जानना जरूरी है हॉस्टल में रहने के लिए, इसलिए बोर्ड पे लिख दिया। तो घर से बाहर निकले, हम हॉस्टल में गए, घर में लिखित नियम नहीं थे, हॉस्टल में लिखित नियम है, लेकिन उन नियमों को हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अब हॉस्टल से बाहर चल के हम अब मान लिया कि गांव में आते हैं, या हम गांव की राजनीति की बात करते हैं, या अब आप गांव की राजनीति को छोड़ करके हम इन 2 उदाहरणों से हम सीधे अपने राज्य की राजनीति की बात करते हैं। तो हॉस्टल में 100 लोग थे, परिवार में 5 से 10 लोग ही थे, और एक राज्य में करोड़ों, जैसे भारत में 125 करोड़ 130 करोड़ लोग इस समय हैं, या अमेरिका में 40 करोड़ लोग हैं। तो करोड़ों लाखों की संख्या में जब लोगों को जो है वो नियमों कानूनों के अंतर्गत रखना होता है, तो वो एक स्थान पर तो वो रहते नहीं हैं। तो इसलिए जो जो नियम बोर्ड पर लिखे गए थे, जो कि संख्या में कम थे, और वहां रहने वाले खुद उस बोर्ड को आसानी से देख सकते थे, अब उन नियमों को लिखने के लिए एक किसी पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी लोग अलग अलग स्थान पर हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, और वो अलग अलग, सबको, प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाए अलग अलग काल में। तो अब हम संविधान की संकल्पना के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो किसी भी देश को चलाने के लिए ऐसे नियमों की संख्या हजारों में हो सकती है।
ऐसे हजारों कानून बनाने पड़ते हैं जिनको चलाने के लिए जिनका मानने से ही किसी देश में शांति और व्यवस्था रह सकती है। लेकिन उन कानूनों को लागू करने वाले और उन कानूनों को बनाने वाले लोग कौन होंगे, उनकी प्रक्रियाएं क्या होंगी, तो वो जो कानूनों को बनाने से पहले का जो मूलभूत कानून है उसको संविधान कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि संविधान क्या है? आगे कानून आने वाले समय में, क्योंकि एक समय में यह तय कर दिया गया किसी भी देश के लिए कि इस देश में इस प्रकार से सरकार चुन करके आएगी, उसके चुनने का तरीका ये होगा, उस सरकार में इतने लोग होंगे, क्योंकि परिवार में तो मुखिया जो है वो पिता है। जब पिता की डेथ हो जाती है, उसके बाद में जब बच्चा बड़ा होता है वो पिता का स्थान ग्रहण करता है, तो एक सिर्फ वंश परंपरा। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होता। तो जो लोकतंत्र है या जो राजतंत्र भी है, राजतंत्र में भी ऐसा लिखित में होने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा और राजा जो आदेश दे देगा उन सभी आदेशों को पालन करना सभी के लिए जरूरी है। तो जब तक राजतंत्र थे तब तक विभिन्न राज्यों में संविधानों का स्वरूप वैसा ही था जैसा कि किसी परिवार में होता है, अर्थात अलिखित संविधान, अलिखित नियम। नियमों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राजा का जो आदेश होगा उसे प्रजा को मानना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही राज्यों ने लोकतंत्र में प्रवेश किया, राजतंत्र से जब लोकतंत्र में विभिन्न राज्यों का जब पदार्पण हुआ, तब यह आवश्यकता पड़ी कि अब करोड़ों लोग शासन में भागीदारी निभाएंगे। उनमें से कौन से लोग हैं जो उनका प्रतिनिधि बनकर के आगे आएंगे, कितने समय के लिए वो रहेंगे, उनके चुनाव की व्यवस्था क्या रहेगी, यदि लोगों में अगर झगड़े हो जाते हैं तो उनका निपटारा कैसे किया जाएगा, तो मुख्यतः सरकार का स्वरूप क्या होगा, यह किसी भी देश के संविधान में पहले से ही तय कर दिया जाता है। तो सरकार के स्वरूप की विस्तार से जिस मूलभूत कानून में व्यवस्था रहती है उसी को संविधान कहते हैं। मैं फिर दोहरा देती हूं कि संविधान वो संकल्पना है जिसके भीतर, या वो मूलभूत कानून है जिसमें किसी भी देश में सरकार का स्वरूप क्या होगा उसका जिक्र रहता है। सरकार कैसे काम करेगी, सरकार में कितने लोग होंगे, कानून कैसे बनेंगे, कानून बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, करों का आरोपण किस तरह से होगा, कर किस तरह से इकट्ठे किए जाएंगे, जो पैसा है फिर किस तरह से खर्च किया जाएगा, पैसा खर्च करने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, किसके हस्ताक्षर से कानून बनेंगे, किसी देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सेनाएं कैसे काम करेंगी, यानी कि जो भी मौलिक व्यवस्था करनी है वो सारे मौलिक व्यवस्थाओं को जिस पुस्तक में लिख दिया जाता है, जिनको इकट्ठा करके जिस प्रारूप में रखा जाता है उसी को संविधान कहते हैं। और यह किसी भी देश का मूलभूत कानून भी इसको कहते हैं। इस संविधान के आधार पर हर देश में सरकारें बनती हैं, नई सरकार आती है, पुरानी सरकार चली जाती है, बहुत सारे झगड़ों का निपटारा भी इसी संविधान के अंतर्गत होता है। और इस तरह से विभिन्न देश चलते हैं, जैसे परिवार चलते हैं वैसे ही विभिन्न देश चलते हैं। तो यह जो संविधान की संकल्पना है, इस संविधान की संकल्पना में अब हमने यह जाना कि जैसे हर परिवार की अपनी अलग व्यवस्था होती है, वैसा हर देश अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के संविधान बना लेता है। जैसे किसी देश में लोग कम हैं और वहां के लोग आज्ञा पालन करने में ज्यादा अच्छा अनुभव करते हैं, उन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि हम खुद ही सरकार चलाएं, उन्हें अपने राजा की बात मानना अच्छा लगता है, तो उस देश में राजतंत्र रहता है। और राजतंत्र में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि संविधान तो होता है, यानी कि कानून कायदे वो सब तो होंगे लेकिन उनका लिखना जरूरी नहीं है। तो राजतंत्रों में अलिखित संविधान होते हैं। तो इसलिए
जिस एक देश का जो पहला संविधान हम पढ़ेंगे, ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि वहां पर आज भी राजा है, आज भी राजतंत्र है, तो वहां का जो संविधान है वो एक अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का अर्थ क्या हुआ कि वो एक ऐसी पुस्तक आप बाजार में नहीं ढूंढ सकते कि आपने ब्रिटेन का संविधान मांगा और विक्रेता ने आपको पकड़ा दिया। ऐसा ब्रिटेन के साथ नहीं है। जबकि दुनिया के अन्य किसी भी संविधान को जब आप बाजार जाएंगे तो आप खरीद पाएंगे, ब्रिटेन के संविधान को आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसका लिखित में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अन्य जो संविधान है उनको किसी न किसी समय पर लिखा गया है और जनता ने जो है वो उनको स्वीकृति प्रदान की है, इसलिए उन संविधानों को एक स्थान, एक निश्चित समय में बना करके लागू कर दिया गया। और जब तक उन नियमों का स्थान कोई दूसरे नियम नहीं ले लेते, उस एक संविधान का स्थान कोई दूसरा संविधान नहीं ले लेता, तब तक वही संविधान उस देश में कार्यशील रहता है और उसी के अनुरूप ही सरकारें बनती हैं। जैसे कि भारत में 1947 में हमने एक संविधान बनाया और आज तक हमारे देश का शासन उसी संविधान के अनुसार चल रहा है। पाकिस्तान भी भारत के साथ ही स्वतंत्र हुआ, किंतु वहां पर अब तक 4 संविधान बन करके जो है वो लागू हुए और उनका स्थान जो है वो दूसरे स्थान लेते चले, दूसरे संविधान उनका स्थान लेते चले गए। तो इसलिए बहुत सारे देशों में जल्दी संविधानों में परिवर्तन होता है, लेकिन जिन देशों की परंपराएं अधिक अच्छी होती है, जो मजबूत होते हैं, जिन देशों की जनता का चरित्र मजबूत होता है, वहाँ संविधानों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए संविधानों का होना और मजबूत संविधानों का होना किसी भी देश की सफलता की कुंजी है। किसी भी देश की सफलता उस देश के संविधान के स्वरूप पर ही निर्भर करती है। आज दुनिया में यदि अमेरिका विश्व की महाशक्ति बना हुआ है और लगातार पिछली शताब्दी से लेकर के आज तक यदि वो महाशक्ति बना हुआ है, तो उसका बहुत कुछ श्रेय अमेरिका के संविधान को ही दिया जाएगा। तो इसलिए कोई देश सफल क्यों है, कोई देश सफल क्यों नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर हम उस देश के संविधान के बारे में पढ़ करके दे सकते हैं। तो मुझे लगता है आज आपने संविधान की संकल्पना को बहुत ही सरलतम रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपने समझा होगा। आगे हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे और यदि कोई आपकी क्वेरी है तो हम इसको बाद में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।